नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं उनीश चैनल आपने सब्सक्राइब किया, वीडियोज़ को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद। बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि हर अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आइए स्वागत करते हैं द अभिषेक तिवारी शो के अभिषेक तिवारी जी। अभिषेक भाई, बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार। नमस्कार सर, प्रणाम, जय श्री राम और आपके सभी दर्शकों को मकर संक्रांति की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। कुछ लोग आज मना रहे हैं, कुछ लोग 14-15 को भी मनाएंगे। ये 14-15 का खेल चलता रहेगा। किंतु कितनी बड़ी बात है कि आज भी जिस देश में कई लोग फ्लैट अर्थ सोसाइटी वाले हैं, हमारे पूर्वज तब भी ये जानते थे कि सूर्य उत्तरायण होने के बाद मकर राशि में प्रवेश करता है। कमाल है, गर्व होता बिल्कुल है। ठीक बात है और आपने हमारे ज्ञानी बुजुर्गों की बात की, मैं तो लोक की बात कह रहा हूँ। बिल्कुल लोक की। हाँ, जो हाँ। गाँव में रहता है, आप सोचिए प्रकृति पर्व महाछठ का पर्व, जिसमें हम न सिर्फ उगते सूरज को तो ये दुनिया पूजती है साहब, लेकिन हमारी सनातनी लोक संस्कृति ये है कि महाछठ के दौरान हम डूबते सूर्य को भी अर्घ देते हैं, उनकी भी आराधना करते हैं और उगते सूरज की। इसलिए कोई सनातन को ये ना सिखाए कि किसी का वक़्त कब कैसा रहता है, कब नहीं रहता है, लेकिन हमारे लिए सब समान है। इसीलिए मुझे बड़ी हँसी आती है जब ये लेफ्ट लिबरल गिरोह इक्वालिटी की बात करता है तमाम तरह की। खैर, आप सबको महापर्व की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। जरा चलते हैं बंगाल। बंगाल में भी आजकल बड़ा पूजा-पाठ का माहौल चल रहा है। बंगाल वैसे भी देवी आराधना के लिए जाना जाता है और 1 महीने की वो जो लंबी पूजा होती है। आजकल ममता बनर्जी जी को भी गजब-गजब की चीज़ें आ रही हैं। आपको पता है पहली बार वेस्ट बंगाल में मकर संक्रांति की छुट्टी है दर्शकों, कल। गज़ेटेड अवकाश किया है। दुर्गा आंगन बनवा रही हैं और आप सोचिए जरा अलग-अलग मंदिर परिसर बनवा रही हैं। ये वही वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, जो कभी राम के नाम से कूद जाया करती थी, उछल जाया करती थी। लेकिन एक तरफ ये सारी चीज़ें उनकी मजबूरी दिखाती हैं, जो वो कभी नहीं करती थीं। एसआईआर के बाद उनका बदला हुआ राजनीतिक जो चरित्र है वो दिखाता है। लेकिन अभिषेक जी, इसी के साथ एक गंभीर चिंता भी है। ममता जी। बनर्जी जिस तरीके से अराजकता, गुंडई और यहाँ तक कि गवर्नमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियों को धमकाती हैं, एफआईआर कराती हैं और एफआईआर हो भी जाती है, उनके खिलाफ अभी तक एफआईआर नहीं हो पाती। क्या ममता बनर्जी अपने कार्यकर्ता, अपने पार्टी कैडर को इस अराजकता को लीड करके ये संदेश देना चाहती हैं कि मैं हूँ, लड़ सकती हूँ और अभी तक मैं जीत रही हूँ। ये साफ है कि एक आम सेंटिमेंट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार या पूरी व्यवस्था अभी तक ममता बनर्जी के इस अराजकता से हारती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ क्या एसआईआर के बाद बदले हुए वेस्ट बंगाल के राजनीतिक माहौल में ममता बनर्जी इस बात में सफल हो गई संदेश देने में कि ऐसा है मुझे वोट अगर नहीं दिया तो तुमको ऐसा चोट करूंगी, यानी जनता को हड़काने और उसके मन में भय बनाने। कैसे देखते हैं आप इसको? अ, सर कई पॉइंट्स आपने कई क्वेश्चन पूछे और कई प्रश्न हैं। उन प्रश्नों का बिंदुवार उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। पहले मैं हिंदुत्व वाले मुद्दे पे आ जाता हूँ कि वो जो चोला ओढ़ रही है। दलायर नाम का एक पोर्टल है, उसने कल ये आर्टिकल लिखा था, बाद में उस आर्टिकल के टाइटल को चेंज किया। हिंदुत्व फाइंड्स अप्लॉज इन कलकत्ता। इनकी बेसिक प्रॉब्लम है वामपंथियों की। अब ये नया स्ट्रेटेजी अपनाया है कि सनातन को, हिंदू समाज को हिंदुत्व से अलग कर रहे हैं। अब यही इनका कॉन्सेप्ट, यहीं पर इनकी प्रॉब्लम है। कल जे दीपक साई और इन लोगों की, महुआ मोइत्रा की कलकत्ता में ही डिबेट हुई थी। वहां पे लिबरलों को जबरदस्त धोया और खूब अप्लॉज मिला। वो तो मिलना ही था, क्योंकि आप अनसाइंटिफिक बातें करते हैं, बेकार की बातें करते हैं। ममता बनर्जी को भी यही लगता है। मेरी एक बहुत अभी सीनियर, बहुत अच्छे पोजीशन पर है, पश्चिम बंगाल के अंदर ब्यूरोक्रेट हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक तो भाजपा मुझे जीतती हुई नजर नहीं आ रही। कहते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स को यूजुअली पहले पता चलता है, पर पिछले 10-12 साल में यह सत्य नहीं है। बीजेपी कौन सी चुनाव जीत रही है, ब्यूरोक्रेट्स को छोड़िए, बड़े बड़े चुनावी पंडितों को हवा नहीं लगता। मैंने उनसे कहा कि उसका कारण क्या है, तो बोला बीजेपी कभी 110 सीट से ऊपर
रही नहीं। मैंने बोला कि पिछले 3 चुनाव का विश्लेषण अगर मैं देख रहा हूं तो बीजेपी कभी ना कभी 143 पर जीती है। तो बोला लेकिन पूर्वी पाकिस्तान वाला जो आप कहते हैं वो मुद्दा नहीं बनेगा सर। मैंने बोला क्यों नहीं बनेगा? तो कह रहे हैं भद्र लोग नहीं मानेगा। तो मैंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब वगैरह जो कलकत्ता में जहां पर इस तरह के डिबेट्स होते हैं, वहां तो भद्रलोक ही जय श्री राम और इस पे ताली बजा रहा था, तब भी उनकी आंखें नहीं खुली। तब मैंने आखिरी तीर माना, बोला अभी कलकत्ता हाई कोर्ट में बार एसोसिएशन का चुनाव हुआ था, सारी सीटें भाजपा ने जीत ली। अब ये मत कह लीजिएगा कि बार एसोसिएशन में भी चाइन मंडल, राजवंशी और मथुआ समाज के लोग बैठे हैं। पहली बार उनको ये मेरी बात खटकी। बोला यार अभिषेक, बात तो तुम्हारी सही है, आपके कैलकुलेशन के हिसाब से क्या होगा? मैंने बोला मैं ये नहीं बोल रहा कि कितनी सीटें आ जाएंगी, क्योंकि आज मैं अगर नंबर प्रारब्ध पर बता दूंगा, मेरे ऊपर हो सकता है हिंदू समाज चढ़ जाएगा। लेकिन जो हमारे कैलकुलेशन में आज नंबर आ रहा है, इतना बता दें कि ममता बनर्जी की विदाई तय हो रही है, और ठीक ठाक विदाई है मेरे हिसाब से। अब क्यों है, क्या है, उसके बारे में बाद में आएंगे। कल फिर एसआईआर पर ममता बनर्जी बरसी है। क्यों बरसी है? दर्शकों, एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत गंभीर बात है कि जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल का एसआईआर का पहला चरण पूरा हुआ है और सबसे ज्यादा अवैध वोटर 11,000 से अधिक जिसकी पहचान हुई, अवैध वोटर, मैं कटे हुए नाम की बात नहीं कर रहा हूं, अभी वो 11,000 से अधिक वो नादिया डिस्ट्रिक्ट में आ गया। अब सर ये बताइए कि नादिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन है? और मैं अगर कोई बात बोल रहा हूं दर्शकों, तो बहुत रिसर्च के साथ बोल रहा हूं। आप लोग गूगल कर लीजिएगा मेरी इस न्यूज को, कहीं ना कहीं कोई ना कोई होगा जिसने ये आर्टिकल किया होगा। दूसरा, ममता बनर्जी एसआईआर के बाद इतनी बौखलाई क्यों है? मात्र 4 अधिकारी तो भेजे गए हैं, उसमें एक तो बंगाली ही है, क्योंकि उनको पता चल गया है कि देखो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में ईडी घेरेगी, सीबीआई की एंट्री होगी, मैं सीएम हूं, मैं अभी जेल तो नहीं जाऊंगी, ये बात ठीक है, लेकिन ये जो चन्नू मन्नू चंगू बंगू जो मेरे आसपास हैं, ये भेजे जा सकते हैं। अभिषेक बनर्जी संभाल नहीं पाएगा। फरहाद हकीम सांप्रदायिक भाषण अवश्य दे सकता है, पैसे का अरेंजमेंट अवश्य कर सकता है, लेकिन मोमेंटम शिफ्ट नहीं कर सकता जो बीजेपी में योगी आदित्यनाथ जैसे लोग कर सकते हैं। मैं मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूं दर्शकों, मैं सिर्फ अभी योगी जी तक आ रहा हूं। अब आप देखिए दूसरा मोमेंटम शिफ्ट, शुभेंदु अधिकारी पर इन लोगों ने अटैक करा है रात के 8 बजे। अगले दिन शुभेंदु अधिकारी जी जो भीड़ निकल के उसी रास्ते से निकले हैं, और जो बीजेपी के उनके पीछे बीजेपी समर्थकों की जो भीड़ थी, वो ममता बनर्जी को पहले रैली में भी, और जो पद यात्रा ये ईडी से फाइल चुरा के निकली थी उसके बाद भी वो भीड़ उनको नहीं मिली थी। यानी एक तो बात तय मानिए कि बंगाल बीजेपी को शुभेंदु अधिकारी ने अपलिफ्ट कर दिया है। दिलीप घोष वापस, जो भी वाद विवाद रहा हो, अब फ्रेम में नजर आने लगे। बंगाल की लड़ाई में ममता बनर्जी का फंसने का दूसरा सबसे टेंशन कारण, एसआईआर की प्रक्रिया भी चल रही है। आज जनवरी है 14, और मुझे लगता है कि 14 फरवरी या मैक्सिमम 20 फरवरी आते आते, या 28 फरवरी हो सकता है, चुनाव आचार संहिता लग जाएगा, क्योंकि मार्च और अप्रैल 2 महीने तो चुनाव होते ही होते हैं। उसके 7 चरण में पिछली बार चुनाव हुए थे, 1-2 चरण में चुनाव नहीं होता। 2 मई को रिजल्ट आना है, तो 15-16 दिन प्रचार का, नॉमिनेशन का, और ये सारी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यानी टेक्निकली
40-45 दिन बंगाल चुनाव हमसे दूर है। उनको भी पता है कि एसआईआर जिस प्रकार से ये पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण ऐसे ऐसे करके बढ़ रहा है, ये चरण वाइज ये खींच देगा। ये 15 दिन पहले जैसे बिहार में हुआ था, और इनके पास समय नहीं मिलेगा। दूसरा, आईपैक का तो फाइल लेके उड़ गई है। तो ये मैं मानता हूं कि उन लोगों को इन्होंने बचा लिया जो 4000 वॉलंटियर आईपैक ने तैयार कराए थे, और वो जो 4000 वॉलंटियर अलग अलग जगहों पर जाकर के एसआईआर में भूमिका बना करके डॉक्यूमेंट इधर उधर करा करा के किसी तरह से नाम बचाए रखने की जो उनकी लड़ाई थी वो दिखी थी। लेकिन फिर भी 1,67,00,000 अवैध पाए गए हैं। 58 लाख कटे हैं वो जो मृत हैं और ये डुप्लीकेट और ये सब। यहां अब मुश्किल होगी, क्योंकि बचा लेने के बाद भी डॉक्यूमेंट आपके पास वो सीक्वेंस नहीं बचा। इसका मतलब यह है कि परेशानी है। तो ममता बनर्जी घिरी हुई है, और उनको सिर्फ उनके पास मुद्दा एक ही है कि अमित शाह को गाली दो। लेकिन बीजेपी के पास मल्टीपल ऑप्शन है इस बार, मल्टीपल फैक्टर पे। एक बड़ा पोल खोल देता हूं। बीजेपी ने 294 सीट पर चार्जशीट तैयारी कर ली। 294 सीट पर जो जो कैंडिडेट संभावित उनको लग रहे हैं, या जो पिछले बार ये लोग खड़े रहे हैं, उन हर एक सीट पर इनके विधायकों के द्वारा किए गए क्राइम, अपराध को ये हर सीट बाय सीट ये बताना शुरू करने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि पूरा इलेक्शन विधानसभा में एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट करेंट विधायक, और इस पर लेकर के जाएंगे। कॉकटेल रहेगा हिंदुत्व का, उसके ऊपर पूर्वी पाकिस्तान का लेयर, और नरेंद्र मोदी जी का फेस, उसके ऊपर नरेंद्र मोदी जी की सेंटर की योजनाएं, बंगाल का डाउनफॉल, बंगाल से बेरोजगारी, पलायन, इन सब का लेयर, और ये लेयर उसके ऊपर नेशनलिज्म का लेयर, और ममता बनर्जी के जंगल राज का लेयर। ये पूरा लेयर बनके बनेगा एक बढ़िया सैंडविच। उसको खाइए, पकाइए, घर ले जाइए जैसे मर्जी, या जोमेटो से बुलवा के, ब्लिंकिट से बुलवा के, जो करना है कीजिए। लेकिन भाई साहब, सैंडविच बनने को तैयार तो है, और उसके अंदर जितने इंग्रेडिएंट्स बीजेपी को डालने हैं वो तैयारी हो गई है। ठीक। अच्छा, जो इन्होंने आईपैक के साथ किया है और जिस तरीके से इन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट का कोर्ट रूम अपने गुंडों से भरवा दिया और महिला जज को ये कहना पड़ा कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, इस तरह के छिछले और सस्ते संकेत, क्या ये आखिरी एक उपाय है और अब वो सीधे-सीधे हड़काने पर और डराने पर उतर आई हैं बंगाल के मतदाताओं को कि अगर हमको वोट नहीं किया तुमने तुमने तो देखो हम तो यही करेंगे। इसका रिएक्शन, जैसा आपने जो एक बात कही मैं वहां से उठाता हूं कि शुभेंदु अधिकारी को 8 बजे जब इन्होंने घेरा घारा और उनके साथ तमाम तरह की बदमाशी की, तो उसका काउंटर क्या हुआ? ज्यादा भीड़ शुभेंदु अधिकारी के पीछे और समर्थन देते हुए निकल पड़ी। ये जो एक रिएक्शन है, मतदाता के भरा बैठा है और इस बार डरने वाला नहीं है, डराने की कोशिश जरूर कर रही है। लेकिन क्या मतदाता इतना मजबूत हो चुका है? क्योंकि उसको एक लंबा वक्त है वेस्ट बंगाल में, 30 से ज्यादा साल वामपंथियों ने कूटा, एक तरह से उनके कमर तोड़ दी। उसके बाद ममता बनर्जी ने वही मॉडल अपना के कमर तोड़ दी। तो माहौल बन चुका है, एसआईआर से शुद्धिकरण हो चुका है, भाजपा वहां जमीन पर अब खड़ी है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि गंगा अब जो है बिहार से निकल के वेस्ट बंगाल जाती है, सारा माहौल तैयार है। लेकिन ममता बनर्जी जो हड़का रही है, क्या इसका काउंटर मतदाता कर पाएगा, चाहे वो ग्रामीण हो और चाहे शहरी हो? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने भी एक कमर कस लिए, छोटे छोटे पोलिंग बूथ बना रही है जहां पर टीएमसी के गुंडे प्रभावित करते थे, शहरों में भी और गांव में भी। क्या जनता ने अपना डर खत्म कर लिया है? देखिए, जनता के पास ऑप्शन क्या है? या तो फिर अगले 5 साल मार खाए और अपने आप को पूर्वी बंगाल की तरह स्थिति में पाए, या वो करे। देखिए, इसको मैं 2011 वाले इलेक्शन पे लेके चलता हूं, तब ज्यादा लोगों को क्लियर आएगा। सारे ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल उस वक्त के उठा लीजिए, सबने कहा लेफ्ट की सरकार बनेगी, लेफ्ट की सरकार बनेगी, लेफ्ट की सरकार बनेगी। टीएमसी को थोड़ी एज जरूर दिखाई, बढ़त जरूर दिखाई, लेकिन सरकार से बहुत दूर रखा था तृणमूल कांग्रेस को। क्यों?
क्योंकि बंगाल की जनता खुलेआम उस दिन भी उस पोजीशन में नहीं थी कि बोल सके, लेकिन नंदीग्राम हो चुका था, सिंगूर हो चुका था, पलटाए चलो पलटाई का नारा लग चुका था, बातें समझ गए। चुपचाप कमल छाप 2019 का नारा कितना शानदार निकला था बीजेपी का। अगर 2019 के लोकसभा को सीट में कन्वर्ट किया जाए तो 134 का नंबर आता था। 148 विक्ट्री पॉइंट चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, और ये तब था जब एसआईआर भी नहीं हुआ था। इस बार तो स्थिति पूरी तरह से परिवर्तित हो गई है। ऐसे में जो गहन पुनरीक्षण हो गया, ये सारा चीज हो गया। एक बात मैं बता दूं सर, ममता दीदी की मुसीबत सिर्फ वहां तक नहीं है। ममता दीदी को इस बार पहली बार अपने क्लब कल्चर पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, क्योंकि क्लब के अंदर भी उनके लिए काम करने वाला जो हिंदू था, वो पूर्वी बंगाल को लेकर के सेंटिमेंट के अंदर आ चुका है टीएमसी के साथ। लेकिन टीएमसी में रह के भी टीएमसी का वोट दबेगा या नहीं दबेगा, या संभवतः इस बार वो कहेगा कि नहीं यार, हो जाने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इससे मेरे क्लब को नुकसान नहीं हुआ, क्लब का कल्चर यूं ही चलता रहेगा, बीजेपी भी आएगी तो क्लब चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। इस सेंटिमेंट को लोग समझ नहीं रहे। पूर्वी बंगाल का अंडर करंट, अभिलाषा अभी गई थी मुसलमानों के ही पूरे एरिया में, और वहां जो हिंदू हैं, स्पेशली उस एरिया में जहां रेशियो 30 और 70 का है, यानी 30%, 32%, 33% जहां मुसलमान है, वहां जबरदस्त रिवर्स पोलराइजेशन है। उन सीटों पर बीजेपी ज्यादा अच्छा करने की संभावना में इस बार है, जहां पर ये 25, 30, 31, 32 ये नंबर जहां पर है, जिसे टीएमसी अपना स्ट्रॉन्ग जोन समझ के बैठी हुई है कि इतना तो मेरे पास है, वहां इस बार बहुत जबरदस्त अंडर करंट है। और वो अभी बंगाल के आपके दर्शक मेरे इस बात को जस्टिफाई कर देंगे जो उन इलाकों में होंगे। दूसरा, जब नादिया डिस्ट्रिक्ट जैसे जगहों पर सबसे अधिक नाम कटने लगे ना, तो आप समझिए कि पूर्वी बंगाल से आने वालों के अंदर ठीक ठाक कैची चली है। वो भी नहीं है, उनका वोट भी कम हो रहा है। अब सिर्फ एक ही उनके पास ऑप्शन बचता है, क्या आरती का वोट, पूजा का वोट कोई सलमान नगमा बुर्के में डाल पाएगी जिसका वोटर आईडी कार्ड नहीं है। जो ये खेल बंगाल का चलता है, यही वो एक चीज है जिसको ममता बनर्जी अंतिम समय तक प्रयोग में लाने का प्रयास करेगी। अगर ये सक्सेसफुल नहीं होता और बीजेपी इसको अनसक्सेसफुल कराने में कामयाब हो जाती है, हर बूथ पर अपना कैडर स्टैब्लिश करके इस बार लड़ जाती है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, 95%, मैं कह रहा हूं 5% रिगिंग हो भी जाए, 95% भी अगर ठीक से इलेक्शन हो जाता है, टीएमसी चुनाव हार जाएगी। खेला शेष दादा, खेला। अच्छा, एक जरा पॉलिटिकल एंगल पे भी बात कर लेते हैं, चुनावी माहौल क्या बन रहा है। भाई देखिए, जो भाजपा का वोट है, जो एनडीए का वोट है, वो तो उसका वोट है, वो तो कहीं नहीं जाता है। और अब जो माहौल बन रहा है, जो उसमें एडिशन होता रहता है, होता है, कितना होता है कितना नहीं होता है, ये अलग की बात है। अब वेस्ट बंगाल का अगर सिनेरियो देखें हम, तो लेफ्ट और कांग्रेस के बीच में कोई तालमेल संभवतः बनता हुआ अभी तक तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कल को बनेगा ही। ओवैसी और हुमायूं कबीर, तो एक ये पोल बन रहा है, और ये साफ है कि टीएमसी के साथ इन लोगों का साथ नहीं है। तो यानी वहां पर ट्रायंगल चुनाव दिखाई दे रहा है, त्रिकोणीय, एक भारतीय जनता पार्टी, एक लेफ्ट कांग्रेस, और मान लेते हैं ओवैसी और हुमायूं कबीर और टीएमसी। अब जो मुसलमानों का वोट है, या जो टीएमसी टाइप वोट है, या जो लिबर टाइप सेकुलर टाइप वोट है, या कह दे कि नॉन बीजेपी वोट है, तो नॉन बीजेपी वोट में तो दो बखरा लगना है, दो बंटवारा लगना है। उसमें क्या, अगर 3-4% का भी लोचा टीएमसी के साथ हुआ, तो ये एक बड़ा डर है ममता बनर्जी को कि मुसलमान भी, क्योंकि मुसलमान जहां पर ओवैसी होते हैं वो तो उसी को देगा, और ये देखा गया है, चाहे बिहार के सीमांचल में आप देख लीजिए, और चाहे भाई उस पर जो सेंटिमेंट इधर है मुसलमानों का, वही उधर है।
एरिया बता देता हूँ। ये जो मालदा रीजन वाला एरिया है जो बिहार से लगा हुआ है, ठीक है, हाँ, वो वाला जो एरिया है या उत्तर 24 परगना के कुछ पार्ट जो है, एक बात मैं बता दूं सर, मालदा रीजन में स्पेशली अगर हुमायूं कबीर और ये जैसे लोग लड़ जाते हैं तो मामला हमेशा नेक टू नेक ही रहा है, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। एक बार तो मालदा का एक लोकसभा, आपको याद होगा, बीजेपी जीत भी गई थी 2019 में ही। इसलिए वहां सिर्फ 2-2.5% भी मुस्लिम वोट इधर उधर खिसकेगा कि नहीं, कि पूरा खेल बदल जाएगा। जिस ठीक वैसे ही खेल बदलेगा जैसे इस बार बिहार के अंदर सीमांचल में हो गया। आज भी लोग सीमांचल के गणित को समझ नहीं पाए कि कहां प्रॉब्लम हो गया है, क्योंकि हिंदू तो उतना ही वोट है, हिंदू वोट तो बढ़ा है नहीं, बढ़ता तो हमेशा मुस्लिम वोट ही है, लेकिन जो डिवीजन था वो इतना जबरदस्त था। ये कहना गलत है कि वो बीजेपी को वोट नहीं देगा, ये ठीक है, लेकिन मुसलमान वोट बिल्कुल डिवाइड नहीं हो सकता, मैं नहीं मानता वो होता है। और सारा ये एंगर 2021 में मोदी सरकार के अगेंस्ट ये निकल चुका है सर। मैं एक बात बता दूं, इस बार कलेक्टिव एंगर अगेंस्ट टीएमसी भी है बहुत ज्यादा इनके अंदर, क्योंकि अब वो स्थिति नहीं रही ना कि अब बंगाल इनको देखना है, इनको अब बंगाल को पूर्वी बंगाल बनाना है, तो स्थिति बदल गई है। तो ममता बनर्जी जहां पर इस वक्त ट्रैप्ड है, उनकी स्थिति बहुत सुखद नहीं है सर। नहीं, सुखद तो नहीं है ये। एक चीज तो है भाई, जो हिंदू वोट टीएमसी को पड़ता था उसमें एक दूसरे तरह का सिंक्रोनाइजेशन अपने आप हो रहा है बांग्लादेश को देख के। और वो अगर सिंक्रोनाइज होगा या जाएगा या खिसकेगा तो कहाँ जाएगा ये सबको पता है, वो बीजेपी में जाएगा। यानी बीजेपी के पूल में कोई बिखराव नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ एडिशन ही दिखाई दे रहा है। अब दूसरी चीज मैंने जो आपसे पूछा कि यहाँ पर जो नॉन बीजेपी वोट है उसमें तो बंटवारा दिखाई दे रहा है। अब वो बंटवारा अगर 3-4% का भी हो गया तो वो बहुत काम का हो गया। तो ममता बनर्जी क्या इसीलिए ये दुर्गा आंगन और ये और वो ये तो कर ही रही हैं। एक चीज मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं भी जब वेस्ट बंगाल के सूत्रों से बात करता हूं तो बांग्लादेश, एक मेरे मित्र ने तो बांग्लादेश वेस्ट बंगाल के ये कहा कि भैया देखो ममता बनर्जी की कुंडली जो है वो बांग्लादेश का वाया लिख के आ रही है, और बांग्लादेश अकेला ऐसा फैक्टर है, हिंदुओं की प्रताड़ना अकेला ऐसा फैक्टर है जिसने प्रैक्टिकल क्लास करा दिया है वेस्ट बंगाल के हिंदुओं की कि अगर डेमोग्राफी बदली तो तुम्हारा हाल यही होगा। क्या वो एक बड़ा फैक्टर बनने जा रहा है? सर सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखी है कल ममता बनर्जी ने, जिसमें जो पॉइंट्स लिखे मैं आपको पढ़ के बताता हूं, इसलिए थोड़ा सा मेरा कैमरे के जगह लैपटॉप पे स्क्रीन पे मेरी दृष्टि होगी। ममता बनर्जी ने अपनी चिट्ठी में लिखा है 2002 के वोटर लिस्ट के डिजिटाइजेशन के लिए एआई टूल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे मतदाताओं के विवरण में भारी विसंगतियां पैदा हो गई है। कई पात्र मतदाताओं को गलत तरीके से विसंगित बनाकर अनमैप्ड चिन्हित किया गया है। मुख्यमंत्री के मुताबिक हजारों वोटर ने पिछले 2 दशक में कानूनी प्रक्रिया के तहत अपने नाम जुड़वाए थे, अब उन्हें नकारा जा रहा है। अब कानूनी प्रक्रिया क्या है? वही आधार कार्ड वाला वो सब है कि मेरे पास है, लेकिन चिन्हित क्या किया जा रहा है? भैया तुम्हारा बाप है कि नहीं। यस। अब जो मैपिंग हुई है, एआई ने जो मैपिंग की है कि बेटे का उम्र 45 साल और बाप का उम्र 35 साल, ये जो खेला हुआ था इस पर कोई उत्तर नहीं दे रहा है। ऐसा हो सकता है सर कि बेटा 45 साल का और बाप 35 साल का हो सकता है? नहीं हो सकता। अरे दादा और पोते में जो है वो 18 साल का अंतर है। बताइए, 18 साल का दादा, 18 साल बड़ा है खाली दादा, बीच में बाप भी आ गया और पोता भी पैदा हो गया। क्या मजाक है? बीच में बाप भी आ गया, पोता भी। भाई वही कह रहा हूं। तो ये जो विसंगतियां हैं, जिसके लिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये विसंगतियां तो सर निकली है खास स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक या स्ट्रेटेजी बनाने वाले कंपनियों के माध्यम से कि भैया वोटर आईडी कार्ड का नंबर ही बढ़ा दो। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि मूल में जाएंगे तो 30%, मैक्सिमम 33%, 2-3% का अंतर होता है। उससे ऊपर का प्रैक्टिकल वोट टीएमसी का था ही नहीं कभी भी। 2011 के इलेक्शन को छोड़ दे तो 2011 के इलेक्शन पे क्या था कि वो एंगर और उस वक्त का जो एडेड बीजेपी वोट था
वो ममता बनर्जी को मिला था। क्यों मिला था? कांग्रेस का भी वोट ममता बनर्जी की तरफ शिफ्ट हुआ था। क्यों हुआ था? उसका कारण यह था सर, क्योंकि उस वक्त लेफ्ट से मुक्ति चाहिए थी, लेकिन इन्होंने सत्ता में आने के बाद बहुत सारे खेल किए, बहुत सारा काम किया, लेफ्ट के कैडर को मिलाया और ये सब किया। आज भी मूल रूप से वही चीजें हैं, और अब स्थितियां बदल रही है। तमाम मुसलमानों का वोट लेफ्ट से अब शिफ्ट होके इधर आ चुका है। ये एक एडिशन बनाता है, तो वो एडिशन 32+8 9% का, क्योंकि वो 32% में पहले से भी बहुत सारे मुस्लिम थे जो लेफ्ट को छोड़ करके इधर आए थे, वो आपको लेके जाता है 38-39% वोट शेयर के ऊपर। बीजेपी ऑलरेडी 39-40 पर खड़ी है सर। मामला नेक टू नेक है या नहीं? नहीं है, और वहां बंटवारा भी तो है। और एक चीज था इनका वोट शेयर, दर्शकों मैं बता दूं, 48% 2021 का लोग मार्क करके चल रहे हैं, इनको सेफोलॉजी नहीं आती। 48% वोट शेयर तब था जब ये 58 लाख नाम नहीं कटे थे एसआईआर नहीं कटे थे। और इनका लोकसभा में ही 44%, 2024 के लोकसभा में ही ये 44% पर आ चुके हैं। यस। तो एक्चुअल वोट से 2024 के विधानसभा में ही 44, लोकसभा में 44% है, लेकिन अभी भी कुछ लोग जबरदस्ती 48% किए जा रहे हैं। ये प्रॉब्लमेटिक है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक फैक्टर और बता दूं, आपने कई बार 2011 का जो जिक्र किया है ना, वो बड़ा जरूरी है, उसको मैं दूसरे तरीके से जरा सा बता दूं। बंगाल की एक फितरत रही है राजनीतिक, वो रोटी पलटता नहीं है। वो एक बार रोटी पलटता है तब तक उस रोटी को पलटे रखता है जब तक वो जल के खाक न हो जाए। भाई एक बार उसने कांग्रेस को हटाया, लेफ्ट लाया तो 3 दशक, उसके बाद फिर लेफ्ट को हटाया तो एक तरफा हटाया, लेफ्ट का नामो निशान मिटा दिया, और उसके बाद ममता को ले आए। ममता को आप देखिए तीसरा टर्म। लेकिन एक बात है, तब सोशल मीडिया नहीं था लेफ्ट के समय, तब ये राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रवाद का उभार नहीं था, और राजनीति इतनी तेज नहीं थी। तो 30 साल में जो मन भरा वेस्ट बंगाल में कम्युनिस्टों से, वो काम अब 15 साल में ममता बनर्जी के साथ हो गया है, क्योंकि स्पीड डबल हो गई है। और 2014 में जो केंद्र में परिवर्तन हुआ है, उसका असर आपको लोकसभा में वेस्ट बंगाल में दिखाई देता है। तो चाल दूनी हो गई है। तो निश्चित तौर पर 30 साल में आप सोचिए, 30 साल में जो हाल हुआ लेफ्ट का, वो हाल मात्र 15 साल में अब टीएमसी का है। नतीजे यही बोलते हैं। इसलिए 2011 का चुनाव और उसमें लेफ्ट का जाना एक तरफा झाड़ के सबका वोट ममता बनर्जी को पड़ना, ये बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक वही स्थितियां 15 साल के बाद अब अगले विधानसभा चुनाव में होनी है। तो वो झाड़ के किस तरफ जाएगा, क्योंकि बंगाल जब झाड़ता है तो बिल्कुल एक तरफा झाड़ता है। तो निश्चित तौर पर ग्राउंड में स्थितियां अलग है। अभिषेक भाई, आपने बड़े तथ्यों के साथ और कुछ ऐसे एंगल्स पे हमने बात किया जो कि प्रैक्टिकल एंगल है। बाकी तो भाषण बहुत तमाम हो सकता है, ज्ञान दिया जा सकता है। चुनाव ज्ञान के साथ साथ नीचे जमीन पर जो चल रहा होता है उसके आधार पर भी जीते जाते हैं, या आपका आकलन सटीक बैठता है, ये मैं कह सकता हूं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि वेस्ट बंगाल के वर्तमान राजनीतिक ग्राउंड पोजीशन के हिसाब से ये चर्चा आपको जरूर पसंद आएगी। अगर पसंद आती हो तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब किया, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अभिषेक जी के साथ जब दोबारा कोई चर्चा हो इस प्लेटफॉर्म पे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और हाँ, जिस तरीके से आप प्रारब्ध को अपना स्नेह, समर्थन, आशीर्वाद दे रहे हैं, ठीक उसी तरह द अभिषेक तिवारी शो को भी आशीर्वाद दीजिए। राम जी की गिलरियां इसी तरह काम करते रहें। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त। तो मुझे यानी अमनीश और अभिषेक दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।